चलिए बहुत ही बढ़िया। यस 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 यस। नहीं, मैं तो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है ना। अरे मैं आपको समझा ही नहीं सकता, मतलब आप लोग समझ ही नहीं सकते। जब एक आदमी पिछले 1.5 साल से ऐसे कैमरे से बात कर रहा है और फिर उसको एक्चुअली शक्लें दिखती है, तो भाई साहब उसकी खुशी बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। बट आई थिंक आपको भी थोड़ा सा मजा आ रहा होगा, बिकॉज आप लोग ऐसे सुनो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, मैं आप सबसे बात करूंगा, ठीक है ना, कोई नाराज नहीं होने का। बट पहले जो मुझे एकदम ये प्यार मोहब्बत से बात करने दो, जो हमारे सामने आए। तो यारों, आप लोग भी इतने समय से स्क्रीन से बातें करते होंगे। ऐसा टीचर बोलता होगा वीडियो में हाँ करो, और आप पागल जैसे हाँ करते होंगे। टीचर बोलता होगा मेरे साथ में रिवाइज करो, और आप ऐसे पागल जैसे करते होंगे। घर वाले डाउट करते हैं कभी कभी कि सब ठीक है कि नहीं है। और इन सब के बाद में एक बहुत ही प्यारा सा एग्जामिनेशन क्लियर करके आप बच्चे यहां तक पहुंचे, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट CS एग्जीक्यूटिव। तो I'm going to talk to you about a lot of things, but first of all, a nice welcome to all of you to CS executive. What is CS executive? CS executive is the bottleneck of CS course. What is bottleneck? Bottleneck समझते हो क्या बच्चे? कोई भी चीज जहां से कम चीज पास होती है। रुको, नहीं बताएगा मैं, काम ही मेरा है, टीचर है मैं। इधर आओ, ये एक बॉटल है, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, सिर्फ ये बॉटल गंदी बनाई है मैंने, ठीक है। बॉटल नेक, तो बॉटल लिखते हैं तो बॉटल एकदम बड़ी सी होती है, ठीक है, बट उसका नेक एकदम छोटा सा होता है। तो मान लीजिए देयर इज एनीथिंग जो हमें बॉटल से पास करना है, मैंने उल्टी भी कर दी, बट वो धीरे धीरे चीज निकलती है, बिकॉज उसका नेक छोटा है। बॉटल नेक इज समथिंग जो कि चीजों को रोकता है, एकदम आसानी से पास नहीं होने देता है। CS के कोर्स में मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं day 1 पे, ठीक है ना। क्यों प्रॉब्लम क्या हो गई यारों, मैं इतनी सब बातें नहीं करता था। आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना day 1 के, तो मैं जनरली आता था, मेरे बारे में बताता, सब्जेक्ट के बारे में बताता और शुरू हो जाता था। बट अब प्रॉब्लम क्या हो गया है कि इंस्टीट्यूट ले आया है आपका एक बहुत बेहतरीन सा एंट्रेंस एग्जाम CSET। हाँ ठीक है, CSET का बैठो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। CSET ने क्या कर दिया है, बच्चों को एक अलग माहौल बना दिया। बच्चों को लगता है CS ही तो है, वो तो हो जाएगा, और देन स्टूडेंट्स स्टार्ट टेकिंग CS वेरी कैजुअली, व्हिच इज नॉट द केस। तो सबसे पहली चीज एग्जीक्यूटिव शुरू करने के पहले हमें समझनी है, सारे बच्चे जो ऑनलाइन है ना, आप सबको मेरा प्रणाम, मैं आप सबसे बात करेगा, मुझे 2 मिनट देना। हमें सबसे पहली चीज जो समझनी है वो ये है दैट CS एग्जीक्यूटिव इज फार डिफरेंट फ्रॉम CSET। CS एग्जीक्यूटिव इज फार डिफरेंट फ्रॉम CSET। सो डे 1 से, ये नहीं कह रहा हूं कि डे 1 से एकदम दीवानों जैसे 10-10 घंटे पढ़ना है, नहीं, बट एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है दैट हाँ CS एग्जीक्यूटिव कुछ भयंकर कर रहे हैं हम, कुछ प्यारा कर रहे हैं हम, मजा आएगा, चैलेंजिंग है, ठीक है। कोटा फैक्ट्री देखा है क्या? देखा है नहीं देखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे जाओगे। खैर मौका मिले तो देख लेना, इट्स अ वंडरफुल टीवी सीरीज। इट सेज समथिंग वेरी नाइस कि अगर हम कभी भी कोई बहुत डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं तो उसका टेंशन नहीं लेने का। क्यों? खुद पे प्राउड होने का कि वी हैव नॉट सेट अ शॉर्टर गोल, स्मॉलर गोल, वी हैव सेट अ बिगर गोल। You'll see, I'll tell you क्या डिफिकल्टी आती है ना। I've also done a few professional courses, मेरे बारे में बताऊंगा। लेकिन द डिफिकल्टी विच इज, यार अपन क्या, आपकी एज क्या होगी भी, 18-19 साल के बच्चे होंगे आप, मासूम से, ठीक है, 18, 19, 20, 21 के आसपास। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो साथ वाले बच्चे होते हैं ना, वो हमें क्या दिख रहा है, और मस्त सुबह उठते हैं 10 बजे, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में चिल करते हैं, फिर फुटबॉल खेलते हैं, फिर घर पे आते हैं, शाम को ऑफिस चिल करते हैं। देन वी टेंड टू कंपेयर आवर लाइफ विद देयर लाइफ कि भाई ये तो जिंदगी जी रहे हैं। But the problem is, the difference is, you've set a different goal, they've set a different goal. So you have to be step 1 proud on yourself that you people have set really a nice higher goal. तो पहली ये चीज है कि भैया गोल बड़ा है, उसके लिए खुद पे प्राउड हो जाने का, और उसके बाद में 1 साल की जी जान से मेहनत करने का। सबसे पहली चीज कि गोल हमने डिफिकल्ट सेट किया है, हाँ किया है। अब सर क्या एकदम इंपॉसिबल है? नहीं, वेरी डुएबल, वेरी इजी, बट व्हाट इट टेक्स इज डिसिप्लिन। CS बोलो, CA बोलो, CW बोलो, कोई भी कोर्स क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस लेवल बहुत चाहिए, बट व्हाट इट टेक्स इज डिसिप्लिन। तो अगर आप बच्चे डिसिप्लिन हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होने से नहीं रोक सकती। CS एग्जीक्यूटिव को मैं बॉटलनेक क्यों बोलता हूं? एक व्यक्ति जो CSET क्लियर हुआ है, एक सुनो ना, ऑनलाइन के सारे कमेंट्स में देखिएगा, रुक जाओ अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो CSET क्लियर हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो CSET क्लियर हुआ है, वो व्यक्ति CS एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा एकदम कंफर्टेबली, बिकॉज CSET एक डिसेंट एफर्ट के साथ व्यक्ति आराम से क्लियर कर जाता है, परेशानी की बात नहीं है। अब आता है व्यक्ति CS एग्जीक्यूटिव में। CS एग्जीक्यूटिव को मैं कह रहा हूं बॉटलनेक। अगर एक बालक CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, अगर एक बालक CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, तो उसको CS बनने से कोई नहीं रोक सकता। CS का जो लास्ट लेवल है, CS प्रोफेशनल, दैट इज नॉट अ बॉटलनेक लेवल, वो बॉटलनेक नहीं है। आई एम सीइंग इट फ्रॉम लास्ट, मतलब अलॉट ऑफ ईयर्स। हर बालक जो CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करता है ना, वो फिर CS प्रोफेशनल तो क्लियर कर ही लेता है, बट डिफिकल्टी कहां आती है? CSET या CS फाउंडेशन से CS एग्जीक्यूटिव में, कि CS एग्जीक्यूटिव बॉटलनेक आ जाता है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज, मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा माउंट एवरेस्ट टाइप नहीं है,
लेकिन ये अगर CSET है, द प्रॉब्लम इज कि CS एग्जीक्यूटिव एकदम से थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है, तो हमें मेंटली उसके लिए रेडी होना है। उसके बाद में क्या होता है, इतना लेवल अप हुआ ना तो फिर थोड़ा और लेवल अप होता है CS प्रोफेशनल, लेकिन हमें इजी जाता है बिकॉज हम ऑलरेडी एक हायर लेवल के लिए प्रिपेयर्ड है। द डिफरेंस इज कि स्टेप 1 से सीधा स्टेप 10 आ जाता है CS एग्जीक्यूटिव। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई विल टेल यू CS एग्जीक्यूटिव काफी आसान है। क्यों मैं इतना सबको बोलना पड़ रहा है, बिकॉज आप लोगों ने जो पहले माइंडसेट है ना वो काफी अलग है। CSET का माइंडसेट हटा दो बस, बाकी CS एग्जीक्यूटिव कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ शांति से रहना है और एक चीज है कि एक प्रोसेस की हर एक चीज को स्टेप वाइज ठीक तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है, बाकी आपको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। एक बेहतरीन सा कोर्स है, बहुत ही प्यारे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इंस्टीट्यूट हैज डिजाइन्ड द कोर्स वंडरफुली। इंस्टीट्यूट हैज केप्ट अ फ्यू ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स, वन ऑफ देम इज सिक्योरिटीज लॉ व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। Securities law is one of the finest syllabus, one of the finest syllabus for any subject ICSI could ever draft. इतना प्यारा सिलेबस है, आपको मजा आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं यारों, शुरू करने के बाद में हाय हेलो, आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। माय नेम इज शुभम सुक्लेचा, आई विल बी टीचिंग securities law to you guys. So what I teach is I take up 2 subjects at CS executive level, company law in group 1, securities law in group 2, and I take up 3 subjects at CS professional level. Securities law का ही एडवांस वर्जन आता है corporate funding, तो वो मैं लेता हूँ प्रोफेशनल लेवल पे, एंड 2 ओपन बुक सब्जेक्ट्स एट प्रोफेशनल लेवल। तो ये मेरे बारे में, मैं कहाँ से हूँ जा रहा हूँ, आई एम फ्रॉम राजस्थान, उदयपुर। सो आई हैव डन माय एंटायर स्कूलिंग। थोड़ा सा क्या शुरुआत में जान ले तो आपको भी इजी लगेगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे, और ऑनलाइन डालो यार, सुन लो 10 मिनट, ठीक है। सो आई एम फ्रॉम राजस्थान, मैंने मेरा पूरा स्कूलिंग उदयपुर से किया है। देयर आफ्टर आई केम टू पुणे फॉर परस्यूइंग लॉ, LLB के साथ में मैंने स्टार्ट किया था मेरा CA और CS। सो इन द ईयर ऑफ 2014 आई क्लियर्ड माई CS. In the year of 2015, I cleared my CA, and in the year of 2016, I cleared my LLB. So 2014 CS हो चुका था मेरा, 2015 में CA हुआ, 2016 में LLB हुआ, and 2017 में I cleared my LLM. तो ये अपने बारे में मजे से, बहुत ही बेहतरीन जर्नी थी। लोड बिल्कुल नहीं लेने का, इतना जो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ इसीलिए बांट रहा था आपको, बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्सेज इतने डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमारा अप्रोच सही होना चाहिए। सही अप्रोच से आप फोड़े ना तो बहुत ईजिली निकलते हैं। उसके बाद में along with this I have done a few certificate courses, diploma courses in IPR, corporate laws, cyber laws, etc. तो whenever I got time and I think कि कुछ ऐसा एरिया है जो इन प्रोफेशनल कोर्सेज में कवर नहीं हो पाता है, तो वो भी मैंने पढ़ने की कोशिश की। ओवरऑल माय इंटेंशन वाज ऑलवेज कि लॉ के जो जो एरियाज हैं उनको अपन जितना बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो हमें करना चाहिए। आई हैव गॉट अ डीप इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लॉ, दैट यू विल सी इन माय लेक्चर्स आल्सो, कि भाई लॉ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एकदम प्यार है लॉ, और ये आप में भी डेवलप हो जाएगा 110%, एंड यू विल रियलाइज इट वेरी फास्ट। एज अ CS इट इज नॉट जस्ट द प्रोविजन को याद रखना इज योर ड्यूटी, नो, यू हैव टू फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन। बिकॉज होगा क्या बेटा जी, मतलब ये आप हर एक सब्जेक्ट में फोकस करिएगा, सिलेबस कीप्स ऑन चेंजिंग, लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग, अमेंडमेंट्स कीप ऑन कमिंग। तो आज आप जो लॉ पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे वही लॉ होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है अमेंडमेंट आ जाए, हो सकता है लॉ ही रिपील हो जाए, हो जाता है। कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, शायद आप जब बचपन में थे, कंपनीज एक्ट 2013 आया तो लॉ रिपील हो जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन is not just remembering the provision but to understand how to interpret the provision. Once you've learned that art, then life is pretty easy. And कल को अगर मैं बात करता हूँ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसा नहीं है बेटा जी कि हमें अगर कोई चीज बस क्लाइंट हमारे पास आता है और वो अपेक्षा करता है कि हम बस सीधा इमीडिएटली कोई चीज रटा हुआ प्रोविजन बोल दें। क्लाइंट की अपेक्षा होती है कि कोई प्रॉब्लम दे एंड यू आर एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम, इंटरप्रेट द प्रोविजन एंड हेल्प हिम आउट। तो रटना इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी इन प्रोफेशनल कोर्स। एक बहुत गलत सा मिथ बना रखा है कि भैया रटे लॉ में तो पास हो जाएंगे। नो, इट डज नॉट वर्क दैट वे। अगर वैसा होता तो हर कोई व्यक्ति पास हो जाता ना, तो इट डज नॉट वर्क दैट वे। यहाँ पे इंटरप्रिटेशनल स्किल्स बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप करनी होगी। हाँ, आई विल नॉट से कि बिल्कुल नहीं याद करना पड़ता है, थोड़े बहुत तो रिविजन हम करेंगे ताकि आपको चीजें याद रहे। वी हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर सिक्योरिटीज लॉ। मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा क्विक रिविजन बनाता हूं जिससे कि आपको सारी चीजें याद हो जाए। तो याद कुछ चीजें करनी पड़ती है, बट दैट शुड नॉट बी योर प्राइम फोकस। आपका प्राइम फोकस होना चाहिए चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने के ऊपर। दैट इज ऑल अबाउट मी। अब यारों आपके सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना एक दूसरे को, अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। आप इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप बच्चों को पूरे एग्जीक्यूटिव का अच्छे से एक आइडिया है। मैं एक फटाफट से क्विकली आइडिया देता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। अब यारों ऑनलाइन जो लोग हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल है तो फटाफट से पूछो यारों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं यहां पे? यस, हेलो नमन, हेलो पूर्वी, गुड मॉर्निंग वंशिका। ऐसे मत देखो मेरे को, आप समझो जब आप लोग नहीं होते तो अकेले अकेला टीचर ऐसे ही चिल्लाता था, ठीक है ना? तो 2 मिनट दो इन बच्चों से बात करने दो मेरे को।
धनश्री थैंक यू। अरे नमन जी बिल्कुल हो जाएगा। कृषांक कह रहे हैं वी नेवर फेल्ड इन एग्जाम बट वी फेल्ड इन प्रेपरेशन। क्या बात है, बहुत ही सही। तो शुरुआत से एक सही अप्रोच से आगे बढ़ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ए तरुण गधे, राधिका डेट अनाउंस करेंगे उसकी, तरुण उस बारे में अलग से बात करेंगे कभी। यारो चलिए, तो आशा करता हूं कि आप सब लोग सेट हैं। आर यू ऑल सेट टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट? यहां के बच्चे तो मस्त सेट है, एकदम खुश खुश। वो बालक बैठा हुआ इतना खुश। चलिए यारो, तो यहां आई थिंक यहां पे ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रीटी सेट टू स्टार्ट द सब्जेक्ट। फटाफट यारो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं फटाफट से बोल दो यस एंड वील स्टार्ट द सेशन। कि हाँ भैया जी हम रेडी हैं। अब हम बात करना चाहते हैं अबाउट सिक्योरिटीज लॉ। चलो यस 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 यस, अरे 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 यार बहुत ही मजा आ रहा है। चलो इधर आओ कहता हूं। सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव यारो पहला लेक्चर है ना, थोड़ा सा आपको ज्ञान बांट रहा हूं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 में 1 2 3 4, ग्रुप 2 में 1 2 3 4। ये आप सबको आइडिया लग चुका होगा इतना तो। खैर ग्रुप 1 के अंदर कंपनी लॉ बोलो, टैक्स बोलो, JIGL बोलो, SBEC बोलो, इस प्रकार के 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से एक रहता है आपका MCQ और बाकी 3 रहते हैं सब्जेक्टिव। ओके, ग्रुप 2 की अगर मैं बात करता हूं, सिक्योरिटीज लॉ, EBCL, CMA एंड FMSM, इसमें 2 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं MCQ। ओके सॉरी, आप बार बार क्यों बताते हैं बात? ये बात दिमाग में छप जानी चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ने के पहले उसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। अब मैं जब सिक्योरिटीज लॉ पे जाऊंगा तभी मेरा आउटलुक आपको रहेगा कि पहले उस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लो। तो उसके पहले एक बार लेट्स गेट अ फेयर आइडिया। ओके सो चलिए चलिए, ऑनलाइन वाले सब बच्चे एकदम और एकदम मजे पे सुनते रहना। एंड में देखो पूरा सेशन में मस्ती से पढ़ाऊंगा, फिर एंड में आपके लिए बैठूंगा 5 मिनट का। आपको कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, तो लोड नहीं लेने का, ठीक है। चलो ये आपके दोनों ग्रुप का आउटलुक है। अब ICS है आपको सारे चॉइसेस देता है कि आप चाहें तो एक ग्रुप पहले दे सकते हैं, आप चाहें तो ग्रुप 2 पहले दे सकते हैं, आप चाहें तो बोथ ग्रुप साथ में दे सकते हैं। ICS है आपको पूरा फ्रीडम देता है। ऐसा फ्रीडम ICS है CS EET में नहीं देता था। उनका कहना था कि ये पेयर है आपको सारे साथ में दें, यू नॉट अलाउड टू गिव इट बाय डिवाइडिंग इट। बट एग्जीक्यूटिव में परमिट करते हैं, प्रोफेशनल में तो और परमिट करते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा बट आई टेल यू CS प्रोफेशनल में ऐसे 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। और तब ये एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलो, आपको जैसे करना है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और हर एक में 3-3 सब्जेक्ट। कि कोई व्यक्ति तीनों ग्रुप दे रहा है, कोई सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा है, कोई ग्रुप 1 के साथ ग्रुप 3 दे रहा है, कोई ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 1 दे रहा है, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं। वैसे ही अगर हम सबसे पहली बात करते हैं CS EET की, तो वहां पे बिल्कुल ही चॉइस नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एडवांस वर्जन पे जाते जाते हो, ICS आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है दैट यू कैन डिसाइड हाउ यू वांट टू गो फोर्थ। चलो सर, क्या ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कोई भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड है? यस, ये 2 सब्जेक्ट्स रिलेटेड है बस। बाकी किसी भी सब्जेक्ट का किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। जैसे कि टैक्स है तो टैक्स का EBCL CMA FM से कोई रिश्ता नाता नहीं है, JIGL का उन तीनों सब्जेक्ट को रिश्ता नाता नहीं है, SBEC का रूई को रिश्ता नाता नहीं है। तो वो सब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड नहीं है, सिर्फ कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ रिलेटेड है। सर ये कैसे रिलेटेड है, समझना अच्छे से। इससे ही हमारा सिक्योरिटीज लॉ सब्जेक्ट की बिगिनिंग हो रही है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटीज लॉ? एकदम सिंपल तरीके से समझना। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज, बहुत ही मजा आ रहा है। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। मेरी हैंडराइटिंग मतलब मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है, ठीक है ना? ये शुरुआत में जज मत करना मेरे को, ठीक है? अरे नहीं सच में बहुत काफी अच्छी है। ये ऑनलाइन वालों, मेरी बहुत भयंकर ड्राइंग है। रुको इधर आओ, मानते नहीं हो आप लोग यार। कोई गेस कर सकता है क्या है? कोई गेस कर सकता है क्या है? कोई नहीं गेस कर सकता। अब समझ में आ रहा है? ए गधों, हाथिये, कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ये मना कर रहे हैं। ए ऑनलाइन वालों, ये हाथी समझ में आ रहा है? कितना प्यारा हाथी बनाया मैंने। मैं वैसे कहना चाह रहा हूं यहां पे मैं कलर भी भर सकता हूं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। तो ये यारों मेरी हैंडराइटिंग और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो ऐसे जज नहीं करने का शुरुआत में। गधे बच्चे यहां पे सही में आ रहे। ये एक डर है फेस टू फेस का, बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। कुछ बच्चे हाँ
ये ऑनलाइन में तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये बच्चे नाटक करते हैं, इधर आओ, चलो। सो securities law and capital market is the name of the subject. It's a beautiful subject. We were just trying to relate it to company law, how it works. Understand? Securities law talks about laws for listed companies. समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से. Securities law टॉक्स अबाउट लॉज फॉर लिस्टेड कंपनीज. एकदम मस्ती से, ठीक है सर. ये क्या हो रहा है? मेरा एक तरीका है पढ़ाने का सब्जेक्ट को. मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले आपको, देयर आर वेरियस चैप्टर्स, आपके सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे मस्ती से, लेकिन उन चैप्टर्स को पढ़ने के पहले आई विल बी टीचिंग यू सर्टेन बेसिक्स. मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा, सिलेबस का ओवरव्यू दूंगा, और फिर जाके हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. तो चैप्टर 1 काफी दूर है, कोई जल्दबाजी मत करना, सिलेबस एकदम मस्ती से टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा. बट बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 1 वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ बेसिक्स एंड सिलेबस का ओवरव्यू. व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखो कैसा है, बहुत आसान है मेरे लिए सीधा चैप्टर 1 स्टार्ट करके टॉपिक 1 पढ़ा दूं. बट कैसा है बेटा जी कि आप बच्चों को एक बहुत बेहतरीन सा बेस देना होगा, तब आपको सब्जेक्ट को आप उतना फील कर पाओगे. वन थिंग इज कि सिक्योरिटीज लॉ को पढ़ना है. एक और बात बताता हूं, सिक्योरिटीज लॉ इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस. आपकी जब मॉड्यूल्स को आप कंपेयर करोगे ना, जब आपके घर पे आएंगी इतनी मोटी मोटी मॉड्यूल्स, सबसे छोटी मॉड्यूल सिक्योरिटीज लॉ की होने वाली. लेकिन उसको देख के गुमराह मत हो जाना. व्हाई सो? बिकॉज कैसा लगता है इतना सही ना याद कर लेंगे, नहीं, वो अप्रोच ही रखना गलत है. सिक्योरिटीज लॉ में देयर आर लॉट ऑफ बेसिक्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ये सब बेसिक्स अगर आपके अच्छे से हुए हुए हैं, तब आपको चैप्टर्स पढ़ने में मजा आएगा. देखो कैसा है, एक डेफिनेशन को पढ़ा, उसको याद कर लिया तो एक अप्रोच हो ही सकता है. बट अगर उन बेसिक्स को पढ़ते हुए गए तो आपको एक्चुअली बी एबल टू फील ऑल ऑफ दोस लॉस. बेहतरीन मजा आएगा. तो हमारा अप्रोच रहेगा, ऑल द बेसिक्स विल बी कवरिंग, सिलेबस का ओवरव्यू पूरा देखेंगे, और फिर जाके हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे. तो आपको जब नोट्स भी मिलेंगे, मेरे नोट्स के शुरुआत के 7-8 पेज में सिर्फ बेसिक्स ही होंगे. तो विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोस बेसिक्स. उन्हीं बेसिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट सी बात होती है जो कि यहां पे डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं. क्या? सिक्योरिटीज लॉ. सिक्योरिटीज लॉज रेफर्स टू लॉज एप्लीकेबल. Securities laws refers to laws applicable on listed companies. अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, अब सीरियस हो जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है. सिक्योरिटीज लॉ के इंट्रोडक्शन पे आ चुका हूं मैं. सिक्योरिटीज लॉ refers to laws applicable on listed companies. सिक्योरिटीज लॉ refers to laws applicable on listed companies. नहीं सर, आपके साथ हम है ही नहीं. क्यों? हमें ये पता ही नहीं है that what do we mean by a listed company. क्या आखिर लिस्टेड कंपनी होता क्या है? Any one of you, लिस्टेड कंपनी क्या होता है? Yes buddy. Which is listed on share market. Which is listed on share market. थोड़ा और बेहतरीन हो सकता था. Listed company refers to, very close. Listed company refers to, sorry, पब्लिक कंपनी. रुको, यही, इसी के लिए हम लोग बेसिक्स पूरे पढ़ेंगे. बहुत क्लोज जा रहे हो, बिल्कुल सही. Another thing I want, ये ऑनलाइन वाले बच्चों सुनो ना, जो मन में आया बोलने का. सर ये रिंग लाइट अच्छी है बोलने का, ठीक है, जो मन में आया बोलने का, लेकिन चुप नहीं रहने का. जो मन में आया बोलने से क्या होता है बेटा जी, आपकी उम्र में बहुत सारे सवाल मन में आते हैं. तो इस क्लास की मर्यादा को मेंटेन करते हुए मैं जितने क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूं मैं दूंगा, ठीक है ना. तो एकदम मस्ती से जो भी मन में आता है वो क्वेश्चन पूछ लेने का. मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके आंसर दिमाग में जो जंबल वर्ड्स आते हैं बोलने का, एकदम मस्ती से. ये ऑनलाइन वाले बच्चों, आपने अपनी मर्यादा में रखते हुए आंसर देने का, ठीक है ना. तो क्लास की मर्यादा को रखते हुए आप मस्ती से, अरे कैसा यार, आप लोग तो सामने हो ना, तो एक आंखों की शर्म है. ये ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं सही कह रहा हूं, मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा मीनवाइल ड्यूरिंग द बैच. आप दीवाने हो जाओगे, आप दीवानी हो जाओगे. ऐसा तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत खास होते हैं. तो बस क्लास की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपने आंसर करना है, बाकी बड़ा मजा आएगा. जो मन में आया वो बोलने का जरूरी, ठीक है. चलो, नहीं, आरओसी काफी अलग चीज है. तो कुछ जंबल वर्ड जो वहां से क्या है, एक आपका कहना था पब्लिक कंपनी, फिर आपने कहा लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, फिर आपने लिस्टेड ऑन शेयर मार्केट आपने कहा, फिर आपने कहा लिस्टेड एंड आरओसी. काफी अलग अलग चीजें. नहीं, रुकते हैं आराम से, इसी के लिए बेसिक्स पे जाता हूं एकदम आराम से. लिस्टेड कंपनी, कुछ आंसर आपके क्लोज गए, रेफर्स टू अ कंपनी whose shares are listed
ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। सर आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लिस्टेड कंपनी, एकदम आराम से, एकदम हाँ, लिखने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरा सेशन अलग रूल पे चलेगा, मैं जब बोलूंगा तब लिखेंगे, तब तक सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूं लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आपको सुनाई दे रहा है अबे अबे। अरे लिस्टेड कंपनी, अ कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड कंपनी अबे, क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं ना कुछ, तो जस्ट शांति से बैठने का। जिस सेकंड में बोलूंगा कि आज का लेक्चर खत्म हो गया है, उस टाइम पे हर एक चीज दिल में उतरी हुई होगी, 110% श्योर। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज स्टूडेंट्स को पढ़ने का एक तरीका होता है कि पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन जगाऊंगा और फिर उसका आंसर दूंगा, ज्यादा बेहतरीन मजा आएगा। तो एकदम आराम से। सिक्योरिटीज लॉज रिफर्स टू लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी मतलब क्या? उन्होंने कहा लिस्टेड ऑन शेयर मार्केट, थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया मैंने उसको, अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। नहीं सर, लेकिन आप जो भी बोल रहे हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक तो यार इतना पेन, भाई साहब पेन समझ रहा हूं मैं, तू भी एक्साइटेड है, बट थोड़ा तो कंट्रोल कर। A company whose shares are listed on stock exchange। सर नहीं पता स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज इज व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ए ऑनलाइन वाले गधों एकदम अच्छे से सुनते रहना, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देते रहना, ठीक है। अ कंपनी whose shares are listed on a stock exchange। ठीक है सर, ये कुछ समझ आया? व्हाट इज द लिस्टेड कंपनी? रुको, व्हाट आर सिक्योरिटीज लॉज? लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनी। What is a listed company? Listed company refers to a company which is listed on stock exchange. What is a stock exchange? Stock exchange is the marketplace for buying and selling of securities. अब यहां से शुरू करते हैं, क्या होता है ये? OLX सबको पता है? OLX सबको पता है? यहाँ पे नहीं पता है OLX? क्विकर OLX पता है? ओके, ऐसे किया आपने, ठीक है। OLX सबको पता है। OLX क्या है मेरे भाई? OLX मस्ती में एक ऐसा मार्केट प्लेस है। आज मान लीजिए मुझे मेरा मोबाइल फोन बेचना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस मोबाइल फोन का एक फोटो डालता हूँ और लगा देता हूँ कि दिस मॉडल नंबर दिस एंड आई वांट टू सेल इट एट 50,000। कोई मैंने प्राइस भी डाल दी। सो मैंने वहां पे पता है क्या कर रखा है? नहीं, ये करेंगे ऐसा, इग्नोर करने का उनको, यही CS एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। इधर आओ, चलो इधर आओ। मैंने पता है वहां पे क्या कर रखा है? मैंने OLX पे ये डाल रखा है, What is this? This is an offer that I want to sell something। आओ मुझसे हाथ मिला लो और ऑफर कंप्लीट कर लो। I am trying to sell my cell phone। तो प्रैक्टिकली OLX में बस ये I want someone to enter into a contract with me। मैंने एक ऑफर दे रखा है कि भैया मुझे मेरा मोबाइल फोन 50,000 में मॉडल बेचना है और ये उसकी स्टेटस है। वहां पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है कि अरे हाँ यार आप बेच रहे हो, मुझे खरीदने का है, और वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है। OLX is nothing but a marketplace to buy or sell second hand products। समझ में आ रहा है यहां तक कि OLX क्या है? एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे हम सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स बाय और सेल कर सकते हैं। सेम गोस विद बाइक। आई वांट टू सेल माय बाइक टुडे, तो मैंने बाइक का फोटो लगाया मस्ती से, मैंने कहा मुझे ये बाइक 1.5 लाख रुपए में बेचनी है। अब वहां पे कोई भी व्यक्ति आ सकता है और किसी व्यक्ति को लगता है हाँ यार ये तो बाइक अच्छी है, तो वहां से परचेस कर सकता है। ऑफ कोर्स सिंस इट इज अ गुड, तो व्यक्ति आएगा, बाइक देखेगा, पसंद करेगा, फिर खरीदेगा। बट OLX क्या है? एक मार्केट प्लेस है जहां से कोई भी व्यक्ति सेकेंड हैंड गुड्स को खरीद और बेच सकता है। काफी आसान। एग्जैक्टली सेम तरीके से आप देखो, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे लोग शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, एकदम आसान तरीके से। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर इन पीपल कैन बाय एंड सेल शेयर। मैं आपको ड्यूरिंग द बैच ट्रेडिंग भी दिखाऊंगा कैसे होती है। तो आप देखोगे, मान लीजिए मेरे पास शेयर्स हैं, मुझे बेचने हैं, तो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा देता हूं कि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, आई वॉन्ट टू सेल द शेयर्स एट 2500 रुपीज पर शेयर। तो मेरा एग्जैक्टली वही तो है, मैं 2500 में मेरे शेयर्स बेचना चाहता हूं। मैंने कहा आई वांट टू सेल 10 शेयर्स एट 2500 रुपीज पर शेयर। मैं आपको वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करके भी बताऊंगा। तो मैंने ऑफर दे रखा है, कोई भी व्यक्ति आता है, वो देखता है कि हाँ यार ये शेयर अवेलेबल है 2500 में, मैं खरीद लेता हूं। उसने अगर एंटर कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेरी सिमिलर टू OLX। द डिफरेंस इज जस्ट कि OLX में प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनकी क्वालिटी देखने के लिए एक व्यक्ति को आना पड़ता है, बट ये तो शेयर है ना, शेयर तो सब एक ही होते हैं, तो वहां पे क्वालिटी देखने की जरूरत नहीं होती। हाँ ये शेयर है, व्यक्ति खरीद लेगा। सो व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। सिक्योरिटीज इज अ वाइडर वर्ड, तो हम वर्ड यूज करते हैं सिक्योरिटीज। नाम ही देखो क्या रखा है, स्टॉक एक्सचेंज। नाम ही इसलिए रखा ना स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मीन्स व्हाट? स्टॉक मीन्स सिक्योरिटीज ओनली।
शेयर सिक्योरिटीज का ही दूसरा वर्ड होता है स्टॉक। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, एक ऐसी जगह जहां पे हम एक्सचेंज कर सकते हैं स्टॉक्स को, स्टॉक एक्सचेंज। मुझे बताओ कौन से पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, बोलो। यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत कॉमन एनएसई, बीएसई, ये दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम सबने सुने होंगे। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? दो? बहुत सारे। भारत में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन ये दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो एनएसई, बीएसई इंडिया के सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, भारत में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, भारत में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी है, एक्सेट्रा। तो एक जमाने पे 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे। फॉर दैट मैटर एक जमाने में पुणे का अपना स्टॉक एक्सचेंज था, फिर उसको डीरिकॉग्नाइज किया गया। वो सब पढ़ेंगे हम सिलेबस के अंदर। बट स्टॉक एक्सचेंज को लेकर गलतफहमी नहीं रखना है कि इंडिया में सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंज है। ये दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और उसके भी अपने रीजंस हैं। तो एनएसई, बीएसई आर द टू मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे हुआ ऐसा कि बहुत साल पहले जाता हूं, मैं जाता हूं एग्जैक्टली 1956 के पहले। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ाऊंगा। 1956 के पहले ऐसा माहौल नहीं था। 1956 के पहले मेरे पास शेयर्स थे और शेयर्स हुआ करते थे फिजिकल फॉर्म में। रुको 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 सर, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट? आवाज कट रही है ना? ए ऑनलाइन वाले गधों, आवाज कट रही है क्या? आवाज कट रही है क्या? ए सुनो, नहीं कट रही है, सब खुश है जीवन में, बहुत अच्छी बात है। ये सुनो ना ऑनलाइन वालों, कुछ भी परेशानी होती है ना तो तुरंत बोलने का, ठीक है ना? एकदम लोड नहीं लेने का, तुरंत बोलने का। और आप लोगों को कुछ भी परेशानी होती है तो आप भी तुरंत बोलने का, ठीक है ना? आप स्माइल करके बोलो बस। और सुनो तुम सीरियसली बोलने का। तो इधर आओ, चलो। एक वर्ड आया शेयर। अब सर शेयर भी क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे एकदम लाइटर नोट पे। आज हमारा टारगेट ये है कि सब्जेक्ट में एंटर होना है। सिक्योरिटीज लॉ की एक बहुत खास बात है कि ये समझ ही नहीं आता कि सब्जेक्ट में घुसे कहां से, बिकॉज बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स। सबसे पहले हमें एक फ्रेंडली माहौल बना देना है। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने की। मैं आपको लिख के देता हूं, मस्ती में हो जाएगा। स्टेप 1 इज सब्जेक्ट को कभी भी खुद पे हावी मत होने दो। अगर आपने इनिशियल 5 डेज, एक रूल बता देता हूं सिंपल, कोई भी सब्जेक्ट आसान या डिफिकल्ट होता ही नहीं है। इट्स जस्ट द अप्रोच विथ विच वी सी द सब्जेक्ट। आप में से कुछ बच्चे होंगे, चलो मुझे बताओ स्कूल लाइफ में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा है? कोई भी, चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैथमेटिक्स कितनों का फेवरेट सब्जेक्ट था? दोनों हाथ जेब में रखते हुए जनता। चलो, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यारों कि कुछ लोगों का या तो एकदम फेवरेट सब्जेक्ट होता है या फिर दे हेट दिस सब्जेक्ट द मोस्ट। ये ऐसा रहता है। मतलब मैथमेटिक्स के साथ ऐसा नहीं होता है कभी हाँ ठीक है ना, नहीं, या तो बहुत पसंद है या बिल्कुल नहीं पसंद। तो हमारे आसपास हमारे मित्रों देखें, कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनको बहुत पसंद होगा, कुछ होंगे जिनको बिल्कुल नहीं पसंद होगा, ठीक है। सिमिलरली अकाउंट्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट आता है, थोड़ा सा आगे। अकाउंट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, यहां पे भी कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को भाई नहीं आ रहा है तो पसंद नहीं आ रहा है। हाउ इट वर्क्स इज कि हमने बचपन में जब शुरुआत की इन सब्जेक्ट्स की, तो अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो आपने शुरुआत किया है थोड़ा सा 11th-12th लेवल पे, ठीक है। वही मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने शुरुआत कर लिया 5th, 6th, 7th लेवल पे। जब भी कोई सब्जेक्ट पहली बार हमारे दिमाग में हिट किया जाता है तो वो टीचर पढ़ा रहा है कौन, उस पर भी डिपेंड करता है। हमने शुरुआत में उस सब्जेक्ट को कैसे देखा उस पर डिपेंड करता है कि हम लाइफ लॉन्ग उस सब्जेक्ट को किस नजरिए से देखेंगे। अगर आप बच्चों के 11th के जो प्रोफेसर थे वो बहुत प्यारे थे तो आपको अकाउंट से प्यार होगा, बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। कि अगर शुरुआत के 10 से 15 लेक्चर्स में आपको अकाउंट्स में एकदम फील आ गया तो बात खत्म, और अगर शुरुआत के 10-15 सब्जेक्ट में लेक्चर में आपको एकदम फील नहीं आया तो बात खत्म। तो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, हर एक सब्जेक्ट में ध्यान रखना, शुरुआत के 10 से 15 सब्जेक्ट में लेक्चर में सिर्फ ये कोशिश करना कि उस सब्जेक्ट से हमें प्रेम हो जाए। अगर उस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो गया ना तो ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट बनता रहता है। तो शुरुआत में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सिक्योरिटीज लॉ के अंदर हमको सिर्फ एक बच्चा ऑनलाइन बोल रहा है मुस्कान कि उसका मैथमेटिक्स फेवरेट है। मैं सही कह रहा हूं, ऑनलाइन बच्चे बहुत बेइज्जती करते हैं, ध्यान रखना। मैथमेटिक्स को फेवरेट सब्जेक्ट बोलते हैं पहले बहुत सोच समझ के बोलने का, ठीक है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चलो, तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग बात कर रहे थे अबाउट शेयर्स। चलो, अ कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड, शेयर्स आर लिस्टेड। सर ये शेयर क्या होता है? आ जाओ। चलो, मैडम आप बानेर 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 आप है ना, जवाब दो। शेयर क्या होता है? कुछ तो सुना होगा कभी। शेयर क्या होता है? शेयर हाँ
हाँ एकदम मस्ती से बोलो। अरे सुनो एक और चीज सुनो, ऑनलाइन वाले आप भी, बस मैं आपको ऑनलाइन वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी मर्यादा में रह के जो करना है करो, ठीक है ना। कभी कभी आप लोग कुछ भी कर देते हो, तो बस उसको संभालो। और जो यहाँ पे लोग ना, आप तो खैर मस्ती से जो मन में आए एक बार बोलने का, सब अपने दोस्त हैं, कोई किसी को जज नहीं करता है, लोड नहीं। यस मैम, क्या लगता है आपको शेयर क्या होता है? कुछ भी मन में आया बोलो, ऐसा लोड नहीं लेने का, एकदम लाइटर नोट पे। क्या होता है? अरे नहीं, रटी हुई डेफिनेशन पूछ भी नहीं रहा मैं आपको। क्या आपको लगता है शेयर को देख के क्या लगता है? कोई सुना दे, एक कोई दिखा दे, क्या क्या दिमाग में क्या आता है शेयर को देख के? फेयर, कंपनी का कैपिटल होता है, उसमें लोग फिर पैसे देके खरीद, कंपनी कैपिटल रेस करती है, लोग उसके लिए पैसे देते हैं। फेयर 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 फेयर। अब बताइए मैम। A share is a share in the share capital of the company, ऐसा पढ़ा होगा बचपन में, है ना। वो डेफिनेशन तो याद बहुत लेट करेंगे हम। अभी हम आते हैं शेयर क्या होता है। चलो एक बात बताता हूं आपको। मान लीजिए आज मैं बहुत ही खुश हूं, मैंने देखा और ये बच्चे इतने प्यारे हैं और मैंने आप सब के लिए केक ऑर्डर कर दिया। मान लीजिए मेरे को एकदम आप पे बहुत ही प्यार आ गया और मैंने आप बच्चों के लिए केक ऑर्डर कर लिया। समझना अच्छे से। अब यहां पे हमने एक बड़ा सा केक मंगवाया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सा हमने केक मंगवाया, ठीक है। अब सुना मेरी बात को। अब आप लोग क्या देख रहे हो, हम कितने लोग हैं और ये केक कितना बड़ा है। ऐसा आप क्यों देख रहे हो? ऐसा आप क्यों देख रहे हो कि हम कितने लोग हैं और ये केक कितना बड़ा है? आप ऐसा इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको पता है कि उस केक का आपको क्या मिलने वाला है, एक शेयर, एक पोर्शन, एक पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अ शेयर? शेयर का जो हम अगर लिटरल मीनिंग में जाए तो शेयर सिंपली मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग। आज उस केक का आपका शेयर इतना बनता है। मान लीजिए 5 बच्चे हैं क्लास में और एक केक आता है, अपन ने उसको 5 में डिवाइड किया, इतना बड़ा पीस मिला, बहुत अच्छा लगा हमको। वहीं उसी साइज का केक आया और क्लास में 50 बच्चे हैं, तो हर एक को इतू इतू तो सा केस मिलेगा। तो व्हाट इज दैट? दैट इज योर शेयर यू आर गेटिंग आउट ऑफ समथिंग। सो अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर द वर्ड शेयर हैज कम अप। एक पूरा है कंपनी का कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? यहां पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। The amount of money with which a business is started, amount of money with which the business is run, ठीक है ना। तो बिजनेस रन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो है कैपिटल। मनी टू रन द बिजनेस, कि हमें हमारा धंधा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कैपिटल, वो कैपिटल होता है। हमें मान लीजिए आज बिजनेस करने के लिए चाहिए 5 करोड़, 5 करोड़। अब हम किसी, या तो किसी एक व्यक्ति के पास जा सकते हैं, 5 करोड़ दो, उससे 5 करोड़ रुपए लिए और बिजनेस कर लिया। या फिर हम 4-5 लोगों के पास जा सकते हैं, थोड़ा 5 करोड़ चाहिए, 1-1 करोड़ सब लोग दे दो, बिजनेस कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल 5 करोड़, 4-5 लोग पार्टनरशिप। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई भारत में, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो करने के लिए 5 करोड़ नहीं 5000 करोड़ चाहिए। आज हम लोग सुनते हैं कि पेटीएम के आईपीओ आ रहे हैं, आज हम लोग सुनते हैं जोमैटो के एफपीओ वगैरह आ रहे हैं, आईपीओ आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये कंपनीज को ऐसा 5-10 करोड़ नहीं चाहिए, इनको 500 करोड़, 5000 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट चाहिए। तो क्या वो 1-2-10 लोगों से ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो उनकी जो कैपिटल नीड है, द मनी दे नीड टू रन द बिजनेस, द मनी दे नीड टू रन द बिजनेस इज ह्यूज। सो व्हाट दे डू, वो अपने पूरे कैपिटल को, उनको पता है कि हमारा कैपिटल चाहिए हमें 5000 करोड़, 5000 करोड़, यस आवाज आ रही है, हमें चाहिए 5000 करोड़। यार हमें कोई 5000 करोड़ दे ही नहीं सकता है, हमें कोई 5000 करोड़ दे ही नहीं सकता है। सो व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू? तो ये क्या करते हैं, इस 5000 करोड़ के छोटे 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 हिस्से कर देते हैं। 5000 करोड़ के छोटे छोटे हिस्से कर दिए इन्होंने कह दिया नाउ वी आर इशूइंग 50 करोड़ शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। मुझे बताओ कि भारत में क्या एक चीज है जो कि बहुत सारी है, मुझे बताओ यारों, ऑनलाइन वाले लोग, भारत में क्या एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारी है? पॉपुलेशन, बहुत कमी नहीं है। तो आज अगर इस कंपनी को कितना चाहिए, इनको 5000 करोड़ चाहिए था, इन्होंने 50 करोड़ शेयर इशू किए, पर एक शेयर कितने का कर दिया? 100 रुपए का। 50 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर 100 का है, तो 5000 करोड़ रेज हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है, इतनी मैथमेटिक्स सब अपने साथ में। मैथमेटिक्स में इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं चाहिए मेरे को, इतना चलेगा कि 50 × 100 इज 5000। वेरी गुड। 50 करोड़ शेयर्स इशू किए 100 रुपए के, 100 रुपए तो मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हुआ क्या, भारत में पॉपुलेशन है, मेरे पास है कितना? 20,000 रुपए। मैं सोचता हूं मेरे पास 20,000 रुपए है ना, तो मैं 200 शेयर ले सकता हूं।
मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक शेयर 100 रुपए का है, मेरे पास 20,000 शेयर है, मैं 200 शेयर तो ले सकता हूँ ना, तो मैं 200 शेयर खरीद लेता हूँ, मेरा दोस्त 100 शेयर खरीद लेता है, आप 50 शेयर खरीद लेते हो, कोई व्यक्ति 1000 शेयर खरीद लेता है, डिपेंडिंग ऑन इज अमाउंट। तो भारत की पॉपुलेशन को सही तरीके से यूज करते हुए कंपनीज आर एबल टू रेज 5,000 करोड़ ऑल्सो कंफर्टेबली। तो उन्होंने कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हर एक टुकड़े को कहा जाता है शेयर, हर एक टुकड़े को कहा जाता है शेयर। सो दैट इज अ शेयर। शेयर इज नथिंग। इसकी जो ए ऑनलाइन वालों गधों, यार लोग समझ गए थे, पॉपुलेशन चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। आवाज कट तो नहीं रही ना? अगर आवाज कट रही हो तो मुझे बोलना। मुझे ऐसा बीच बीच में लग रहा था कि आवाज कट रही है। आवाज कट रही है क्या बीच बीच में? थोड़ा कुछ तो हो रहा है, ऐसे मत करो यार। ए ऑनलाइन वाली जनता, बिल्कुल भी परेशानी हो तो बोलना, ठीक है? चलो इधर आओ। यस, हाँ, शेयर की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, जो सब्जेक्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो क्या है? वो है a share is a share is the share in the share capital of the company. वाह, ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। ये अभी नहीं पढ़ाता हूं मैं आपको, ये आपको मैं सही टाइम पे पढ़ाऊंगा, बट फिर भी जैसे कि एक पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहां पे कैपिटल को कैपिटल कहा जाता है। पार्टनरशिप में भी कैपिटल कहा जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कैपिटल कहा जाता है, बट कंपनी की कैपिटल आ गई तो उसको क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल, बिकॉज वो कैपिटल इज डिवाइडेड अमंग वेरियस शेयर्स। शेयर मतलब क्या? छोटा सा हिस्सा। तो आज मान लो रिलायंस का शेयर 2500 रुपए का है, आज रिलायंस का शेयर मान लीजिए 2500 रुपए का है, मेरे पास 2500 रुपए हैं, मेरे पास 2500 रुपए हैं, तो मैं क्या करता हूं? रिलायंस का एक शेयर खरीद लेता हूं, मेरे पास रिलायंस की कैपिटल हो गई है। नाउ आई एम अ काइंड ऑफ ओनर ऑफ रिलायंस। काइंड ऑफ ओनर नहीं बनते, मैं आपको धीरे धीरे बताऊं। काइंड ऑफ ओनर, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर है, वैसे कंपनी के अंदर मेंबर बन जाता हूं, मैं शेयर होल्डर बन जाता हूं, मैं काइंड ऑफ ओनर बन जाता हूं एक शेयर खरीदने से। ये नौबत क्यों आई भारत में? बिकॉज कंपनीज को इतना पैसा चाहिए था ना कि वो कुछ लोगों से ले ही नहीं सकती है, ले ही नहीं सकती है। तो कंपनीज ने क्या किया? अपनी पूरी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया और अब वो इशू करना चालू किया, तो वो एक बहुत लार्ज सम ऑफ मनी बड़े कंफर्टेबली रेस कर लेते हैं। दैट इज अ शेयर। नाउ हाउ इट वर्क, अंडरस्टैंड। आज एक कंपनी है, उस कंपनी ने, रिलायंस की बात करता हूं, रिलायंस ने आज से मान लीजिए 40-50 साल पहले धीरूभाई अंबानी साहब को लगा कि यार मुझे मेरी कंपनी स्टार्ट करनी है। उन्होंने कहा ये सुनो, मुझे कंपनी स्टार्ट करने के लिए एग्जाम्पल 500 करोड़ रुपए चाहिए, 500 करोड़ रुपए चाहिए। यार मैं 500 करोड़ कहां से लाऊंगा? मैं शेयर्स इशू करता हूं, 50 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 50 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। तब जो लोगों को लगता था कि हाँ ये कंपनी आगे बढ़ेगी, उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। आप लोगों ने शेयर कितने में खरीदा है? 10 रुपीज में। 50 करोड़ शेयर्स इशू के 10 रुपीज में। आपने अपने हिसाब से, किसी ने 1000 शेयर लिए, किसी ने 5000 शेयर लिए, 10 रुपए के। धीरे धीरे कंपनी ग्रो हुई। सुनना, तब कंपनी बहुत ही नॉर्मल कंपनी थी, 5 साल बाद कंपनी ग्रो की इंडिया की वन ऑफ फाइनेस्ट कंपनी बन गई है। अब आपके पास वो शेयर है जो आपने कितने रुपए में खरीदा था? 10 रुपए में। अब मैं आता हूं, सुनो ना, शेयर कितने तुम्हारे पास रिलायंस के? बोले 2000 शेयर्स। मैंने कहा मुझे बेच दो, 10 में लिया था ना, मैं 12 रुपए देता हूं। वाई एम आई रेडी टू पे 12 रुपीज नाउ? बिकॉज नाउ द कंपनी हैज ग्रोन। पहले वो कंपनी छोटी थी तो उस कंपनी के ओनरशिप का वैल्यू ही कम था, अब वो कंपनी बड़ी हो गई है तो उस कंपनी के शेयर का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। उसके बाद, उसके 10 साल बाद और आपने नहीं बेचे, आप बोलेगे नहीं 12 रुपए में नहीं बेचना है, उसके और 10 साल हो गए, अब रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब मैं, आपके पास कितने शेयर हैं? बोले 2000। मैंने कहा मैं 20 रुपए देता हूं, मुझे दे दो। आप बोले नहीं देने के। क्यों नहीं देने के? बिकॉज अब वो शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा नहीं मुझे दे दो, 30 में दे दो, 40 में दे दो। नहीं, मैंने कहा चलो मैं हर एक शेयर का 2000 रुपए दूंगा, आप दे दो। आपने अग्री कर लिया, चलो ठीक है मैं दे देती हूं। आपने मुझे 2000 रुपए पर शेयर में मुझे बेच दिया, जो शेयर आपने कितने में खरीदा था? 10 रुपए में। इंडिया में रिलायंस ने इतना पैसा कमा के दिया है लोगों को, दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आपने गुरु मूवी देखी होगी शायद, जिन्होंने नहीं देखी है जब मौका मिले देखना, एग्जीक्यूटिव के बाद भले ही। गुरु मूवी इज बेस्ड ऑन रिलायंस ओनली समवेयर। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि एक व्यक्ति जिसने शेयर 10 रुपए का लिया था, वो शेयर उसने 2000 में बेचा। यस मैम, एकदम टेक इट इजी मैम, मैम नो प्रॉब्लम, यू आर हियर फॉर। आप यहां पर किस लिए हैं? मैम वो नीचे ऑफिस में पूछेगा। नो प्रॉब्लम मैम। यस पीपल,
चलो हम क्या बात कर रहे थे, जो शेयर 10 रुपए में खरीदा था वो अब कितने का हो गया, 2000 में बेचा। बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, सुनना, मैं आपके पास आया हूं कि आपका शेयर मुझे 2000 रुपए में दे दो। अब आप कंफ्यूज हो कि आप 2000 में दें या नहीं दें, यू आर ऑल्सो कंफ्यूज कि आप 2000 में दें या नहीं दें। तो तब मान लीजिए मुझे शेयर खरीदना है, मैं ढूंढूंगा कैसे कि किसके पास शेयर्स हैं, समझना मेरी बात को। नाउ आई वांट टू बाय रिलायंस के शेयर, हाउ डू आई फिगर आउट कि रिलायंस के शेयर भारत में कितने किसके पास है, भारत तो इतना बड़ा है ना। तो समझो आज की तारीख में उसको एक चीज से कंपेयर करो, आप पुणे में आते हैं बाहर से, यू वांट टू रेंट अ हाउस इन पुणे। यार अब आप कहां से ढूंढते हो कि यार हमें ऐसे कोई लोग चाहिए जिनका पुणे में घर हो और जिनको घर रेंट आउट करना हो, हाउ डू यू सर्च देम, ब्रोकर ब्रोकर ब्रोकर। अब तो चीजें ऑनलाइन हो गई है, पहले क्या आप फिजिकली ब्रोकर को ढूंढते थे, फिर आपको मिलते थे मिस्टर राकेश, वो इस एरिया के ब्रोकर हैं, वो आपको बताते थे कि यहां पर 3 बंगला अवेलेबल है, 2 फ्लैट अवेलेबल है, ऐसे ऐसे अवेलेबल है। फिर आप बोलते थे हाँ हाँ ये वाला फ्लैट मुझे चाहिए, फिर वो ब्रोकर बोलता था ठीक है, फिर ब्रोकर आपको मिलाता था ओनर से और आपकी डील होती थी और ब्रोकर दोनों से लेता था कमीशन। यही होता था 1956 के पहले। मुझे शेयर खरीदना है, यार मुझे कैसे पता चलेगा कि इंडिया में कौन कौन शेयर बेचना चाहते हैं, तो मैं ऐसे ही जाता था स्टॉक ब्रोकर के पास, ब्रोकर्स के पास, सुनो ना साहब मुझे शेयर खरीदना है, जैसे अभी रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं वैसे ही स्टॉक ब्रोकर, उनके छोटे छोटे ऑफिस हुआ करते थे, मुझे सर शेयर खरीदना है, बोलता कौन सा, रिलायंस। फिर वो मुझे बताता था, उसका लिस्ट होती थी किन किन को रिलायंस के शेयर बेचने हैं, बोले 4-5 लोगों को बेचने हैं, तुम्हें किसका खरीदना है, रेट मैच हुई और वो डील करा देता था और वो दोनों लोगों से लेता था ब्रोकरेज कमीशन। एंड दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ ब्रोकर। बट हुआ कैसा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ये ब्रोकर बहुत स्ट्रांग होने लग गए और इन्होंने अपना स्टॉक एक्सचेंज चालू कर दिया। व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। और वो क्या कहते थे कि चलो किसी को भी शेयर बेचना है हमारे पास आ जाओ, किसी को भी शेयर खरीदना है हमारे पास आ जाओ, हम आपको मिलवा देंगे और हम दोनों से क्या ले लेंगे, ब्रोकरेज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज 1956 से भी पहले का कंसेप्ट है, 1956 से पहले का कंसेप्ट है। बट डिफरेंस इतना सा है कि 1956 के पहले स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड नहीं थे, तो मैं और आप भी स्टॉक एक्सचेंज चालू कर सकते थे। मैंने और आपने मिलकर डिसाइड किया कि स्टॉक एक्सचेंज चालू करते हैं, तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज चालू कर सकते थे, ये ताकत थी हमारी। 1956 के बाद में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऐसे हर कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं चलाएगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, बस ये फर्क हुआ, बस ये फर्क हुआ, एकदम सिंपल से। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग अ बेटर आइडिया। Now I think you're getting a better idea. What is a stock exchange? It is a marketplace for buying and selling of securities. तो आज की तारीख में क्या होता है, आज की तारीख में ये सब ऑनलाइन हो चुका है। तो अभी हम जाते हैं, मान लीजिए हमें कोई भी शेयर का प्राइस पता करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है कि रिलायंस का शेयर आज किस प्राइस पे है। ये क्या कुछ भी दिखाते हैं यार, एक तो ऑनलाइन जाने में बड़ा डर लगता है कभी कभी। हम लोग एक सेफ सी वेबसाइट पे जाते हैं, ऐसे कौन करता है, वाईफाई। वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ऐसा लगता है भीख मांग रहा हूं, ए तू दे दे, नहीं तू दे दे। क्या चल रहा है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में इंटरनेट का कुछ बंदोबस्त करके आऊंगा तो बेटर तरीके से बताऊंगा। तो आज की तारीख में सब ऑनलाइन है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव मार्केट, दिखाना चाह रहा था अभी शायद दिखा नहीं पाऊंगा। लाइव मार्केट में आप देखोगे हर एक सेकंड में शेयर प्राइस चेंज होता है। ये कैसे होता है ये सब हम सिलेबस में पढ़ेंगे, बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं और मार्केट प्राइस उससे हैम्पर हो रहा है। सो आई होप इन सिंपल टर्म्स एटलीस्ट यू पीपल हैव अंडरस्टूड एज टू व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये ब्रोकर्स ने बनाया था। 1956 से पहले हम लोग बिजनेस कर रहे थे कि लोगों के शेयर्स को बिकवा देते हैं हम और हमें उस पर ब्रोकरेज मिलता है दोनों से। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट कर दिया, जैसे कि OLX से ऐसा ही OLX कुछ वहीं का कंसेप्ट कॉपी किया उन्होंने सेकंड हैंड गुड्स के लिए, कि जिसको शेयर बेचना है वो भी उनके पास आएगा, जिसको शेयर खरीदना है वो भी आएगा और इनको मिला देंगे और दोनों से ब्रोकरेज लेंगे। दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ अंडरस्टैंड। चलो हम लोग कहां थे, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे व्हाट आर सिक्योरिटीज लॉज, कि हमें सर आप पढ़ाने क्या वाले हैं। सिक्योरिटीज लॉज आर दोज लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनीज। सर लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं? लिस्टेड कंपनीज रिफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। शेयर का मतलब समझ में आया,
इट्स अ पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब भी समझ में आया। सर व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड लिस्टेड? लिस्टेड का मतलब क्या है मैं बता देता हूं एकदम मस्ती से। लिस्टेड सिंपली मीन्स अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। समझना मेरी बात को। आज की तारीख में हर कंपनी का सपना होता है कि उसके शेयर्स लिस्ट हो। आज की तारीख में हर कंपनी का सपना होता है उसके शेयर्स लिस्ट हो। आप पेटीएम का जो ओनर है उस व्यक्ति का अगर बहुत बड़ा सा स्पीच था, एक छोटा सा उसका बीच का क्लिप देखेंगे ना, तो व्यक्ति अपने स्पीच में इमोशनल होते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे। उसका कहना था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर पाऊंगा जिसके शेयर्स लिस्ट होंगे। तो अपने शेयर्स का लिस्ट होना लोगों के लिए सपना होता है कि हमारी कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो गए। इट्स अ प्राउड मोमेंट, इट्स अ प्राउड मोमेंट। व्हाई सो ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए समझो व्हाट इन बाय लिस्टेड। लिस्टेड सिंपली मींस इट्स अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अंडरस्टैंड? ओके। सो मेरी बुक्स आती है कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ की, ठीक है। सो देयर आर स्टूडेंट्स हु वांट टू हैव दैट बुक, उनको बुक लेने की इच्छा होती है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा कैसे करूं कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने से मेरी बुक्स को ऑर्डर कर सके। हाउ डू आई डू इट? हाउ डू आई डू इट? हाउ डू आई डू इट? व्हाट आई डिड, आई had a word with Amazon and Flipkart and I listed my books on their website and application. Are you understanding? Listed का मतलब क्या होता है? Now my book is available at Amazon और Flipkart, जहां से कोई भी व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है एनी प्रोडक्ट। लिस्टेड सिंपली मींस जो कि उस वेबसाइट पे दिखेगा, जो कि बाय और सेल किया जा सकता है। लिस्टेड सिंपली मींस अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। लिस्टेड, तो हमारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी व्यक्ति आके हमारे शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है। इतनी आसान सी बात है। चलो नहीं, थोड़ा साइड लाइन निकल के बात करते हैं। मुझे बताओ, इंस्पायर अकेडमी इज अ कंपनी, यू नो इट और नॉट? यू माइट नॉट नो इट। इंस्पायर अकेडमी इज अ कंपनी। इट्स, अगर आप नीचे आओगे और बोर्ड पे देखोगे, इट्स इंस्पायर एड्यूप्रो प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। सुनना मेरी बात को केयरफुली। मान लेते हैं कि ये है स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह विच इज द मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो ऐसे भारत में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो शेयर्स खरीदना बेचना चाहते हैं। ये मैं बनाता जाऊंगा, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि भारत में एक ही चीज है जो बहुत सारी है, पॉपुलेशन। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब लोग स्टॉक एक्सचेंज पे नजरें टिकाए हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनके शेयर्स को कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। नाउ आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल ऑफ लिस्टेड कंपनी। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी। फॉर एग्जांपल, HDFC बैंक लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। HDFC बैंक के लिखता हूं मैं। उसके बाद में एशियन पेंट्स इज अ लिस्टेड कंपनी। उसके बाद में यस बैंक इज अ लिस्टेड कंपनी। उसके बाद में MRF इज अ लिस्टेड कंपनी। उसके बाद में जोमैटो इज अ लिस्टेड कंपनी। उसके बाद में पेज इंडस्ट्रीज। ये मैं उन कंपनीज का नाम ले रहा हूं जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, राइट? पेज इंडस्ट्री, जॉकी जिस कंपनी का उसका नाम है पेज इंडस्ट्री, ये ले लिया। ऐसे मैं नाम लिखता रहूंगा और नाम ही खत्म नहीं। ICICI बैंक, दीज आर ऑल लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब क्या है? आज अगर अभी मेरे पास इंटरनेट एक्सेस होगा या फिर अगर आपने अपने मोबाइल पे देखना चाहें तो आपको दिखोगे कोई भी चीज को सर्च कर ICICI बैंक शेयर प्राइस, यू विल बी एबल टू सी अ शेयर प्राइस। फॉर एग्जांपल, शेयर प्राइस इज 725। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स एट दिस प्राइस एनीवन कैन बाय एज वेल एज सेल ICICI का शेयर। लिस्टेड कंपनी होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अब अगर जो कंपनी लिस्टेड है, मैं नाम लिखता जाऊंगा, नाम खत्म ही नहीं होंगे। इंडिया में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इसके शेयर में आप कभी भी बाय या कभी भी सेल कर सकते हैं। लोगों के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड दैट देयर कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी, देयर कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी। वहीं अगर मैं बात कहता हूं इंस्पायर अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, इट इज एन अनलिस्टेड कंपनी। इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है, इसके शेयर्स में ट्रेडिंग होती नहीं है। इसके शेयर अगर किसी को खरीदने हैं तो वो कंफर्टेबली खरीद नहीं सकता, वो कंफर्टेबली खरीद नहीं सकता। तो लोगों का सपना होता है, लोगों का
सपना होता है कि उनके कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो। ये उनका सपना होता है कि हम एक छोटी कंपनी स्टार्ट करें और धीरे धीरे वो कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि वो कंपनी लिस्ट हो। So now understand, I was on a basic point. What are securities law? Securities laws are laws which are applicable on listed companies. तो यहां पर जो हम लॉस पढ़ेंगे वो छोटी मोटी कंपनीज के नहीं होंगे। ये इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड सब छोटी मोटी कंपनीज हैं, इनके लॉस नहीं पढ़ रहे हैं हम। पढ़ रहे हैं लॉज विच आर एप्लीकेबल ऑन दोस कंपनीज विच आर लिस्टेड, जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स अवेलेबल है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज पे जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं उसे हम पढ़ने वाले हैं लिस्टेड कंपनीज। वहीं कंपनीज एक्ट में जो आप पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट आर, this is a law applicable on all the companies. I hope you're understanding the difference. Company law is a law which is available on all the company. Company law सब पे, इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड पे भी एप्लीकेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी एप्लीकेबल है, वो रिलायंस पे भी एप्लीकेबल है, येस बैंक पे भी एप्लीकेबल है, एचडीएफसी पे भी एप्लीकेबल है। हर कंपनी जो इंडिया में है उस पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। सो कंपनीज एक्ट इज अ लॉ एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज, बट as soon as a company gets listed उस पे जो additional laws आते हैं वो हम पढ़ते हैं इन सिक्योरिटीज लॉ। तो सिक्योरिटीज लॉ क्या है आप ऐसे समझो, अभी मैं कंपनी है, बेस्ट एग्जांपल पेटीएम। पेटीएम जो थी अभी तक अनलिस्टेड थी, तो अभी तक उसमें सिक्योरिटीज लॉ अप्लाई नहीं होते थे, अभी तक वो लिस्टेड नहीं थी, नॉर्मल कंपनी थी। कंपनी है उस पे वो अभी तक लिस्टेड नहीं है, उस पे सिक्योरिटीज लॉ अप्लाई नहीं करते। उसने डिसाइड किया मैं लिस्ट हो जाती हूं, जैसे ही वो लिस्ट हो गई उस पे कुछ एडिशनल लॉज अप्लाई हो जाएंगे। दोज एडिशनल लॉज आर सिक्योरिटीज लॉ, दोज एडिशनल लॉज आर सिक्योरिटीज लॉ। तो सबसे पहली चीज कि इसीलिए मैं कह रहा था कि ये दो सब्जेक्ट जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटीज लॉ। ये बिकॉज हर एक कंपनी पे कंपनी लॉ तो एप्लीकेबल हो गई, और जैसे ही वो लिस्टेड हो जाती है उस पे जो एडिशनल लॉज आते हैं दे आर नोन एज सिक्योरिटीज लॉज। And now I think you'll be able to understand the entire chart कि securities laws refers to laws applicable on listed company. What do we mean by listed company? A company whose shares are listed on a stock exchange. Share का मतलब क्या? Share का मतलब पूरे ownership, पूरे capital का एक part. तो उसका एक मैंने शेयर खरीद लिया है, उसका एक पार्ट खरीद लिया है। लिस्टेड मतलब क्या? अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग, कि स्टॉक एक्सचेंज उनके शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या? मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब आपके सिलेबस में ये सब डेप्थ में आता है, आपके सिलेबस में ये सब चीजें डेप्थ में आती है, बट ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देने की कोशिश की मैंने आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज लॉस। अब मैं उसके एग्जांपल दूंगा तो देयर आर हेल लॉट ऑफ लॉज, आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, ऐसे मैं नाम लेता रहूंगा और खत्म ही नहीं होंगे। इतने सारे लॉज हैं जो कि आपके लिए एप्लीकेबल हैं, बट आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि सिक्योरिटीज लॉ ही क्या होता है। सिक्योरिटीज लॉ रिफर्स टू अ लॉ विच आर एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनीज, कि जब तक हम लिस्टेड नहीं है तब तक हम पे एप्लीकेबल नहीं होते। आई होप यू क्लियर। एकदम शांत चित्ते से यहां तक सब लोग को समझ में आया? ठीक है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनीज एक्ट का मॉडिफाइड वर्जन, कंपनी लॉ का मॉडिफाइड वर्जन होता है सिक्योरिटीज लॉ। ऐसा सर क्या ये कंपलसरी होता है कि हम पहले कंपनी लॉ पढ़ें फिर सिक्योरिटीज लॉ पढ़ें? नो, एकदम टोटली नॉन रिलेटेड चीजें होती है। अगर कहीं पे कोई चीज रिलेटेड की जरूरत है तो मैं आपको पहले पढ़ाते हुए चलूंगा। तो अगर कोई बालक सीधा सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई विल बी टेकिंग अप दिस बैच इन दिस फैशन कि एक व्यक्ति ने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है और वो सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहा है, उसको पूरा समझ में आएगा, बिकॉज ये सीधा एक एडवांस वर्जन होता है। इसके बाद में कंपनी लॉ पढ़ना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है, कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटीज लॉ। आई होप यूर ऑल विथ मी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अब आपको मैं एक हल्का सा ग्लिम्स देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए यारों, जो लोग ऑनलाइन है, कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। गधों, कोई भी कुछ सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। नमन पूछ रहा है सर कंपनी के लिस्टेड होने की क्या कंडीशंस होती है? नमन, देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, जैसे कि मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा कि आपका कम से कम नेटवर्थ होना चाहिए 1 करोड़ का, आपके 3 साल से 15 करोड़ के प्रॉफिट्स होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो ये सारी कंडीशंस पढ़ेंगे जब हम लॉ में जाएंगे। अभी तक तो हम गए नहीं है। जल्दबाजी कभी मत करना। मेरा क्या कहना है सुनो, आपको नीचे से बहुत ऊपर तक चढ़ना है तो आप ऐसे 3-3 स्टेप्स जंप करते हुए भी जा सकते हो, बट उसमें गिरने का डर है। तो मेरा यह कहना है कि शुरुआत के 15-20 स्टेप तो धीरे धीरे ले लो, एक एक करके चढ़ जाओ। एक बार आपको आइडिया लग गया कि स्टेप्स कितने बड़े हैं, कितने स्लिपरी हैं, आप कंफर्टेबल हो गए, फिर जंप करके जाने का सोचना। अभी जल्दबाजी नहीं करने की, एकदम इजी टू गो जाना है। एक बालक का सवाल है,
नहीं, नमन ने वही क्वेश्चन पूछा है। यस अमन, सर्टेनली होगा वो चीज, कोई डरने की बात ही नहीं है। आई अनाउंस दैट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, बस उसको मस्ती से देख लो। चलिए यारों, तो ये एक आइडिया हुआ ओवरऑल। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। ना 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 सिक्योरिटीज लो। आप बच्चों के हाथ में जब नोट्स आएंगे, तब नोट्स की शुरुआत में चैप्टर 1 के पहले आपको एक बेसिक्स दिखेगा ये। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, व्हाट आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ किन किन पे एप्लीकेबल है, जैसे कि मैंने आपको आज बताया लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल, दिमाग में बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा। व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी, वापस एक बार समझेंगे कि लिस्टेड कंपनी होता क्या है। ठीक है, हमें अभी तक क्या लगा, लिस्टेड कंपनी रिफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड मतलब अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सेबी। कि सर ये हमने नाम बहुत सुना है, सेबी सेबी सेबी, ये सेबी क्या होता है? तो हम पढ़ेंगे कि सेबी क्या होता है। इतना बेहतरीन कंसेप्ट है कि आप दीवाने हो जाओगे सेबी। आप ये समझ लो कि शेयर मार्केट में जब जनता उतरी कि हम ट्रेड करेंगे, हमारे भारत की एक बहुत खास बात ऐसी, भारत क्या वर्ल्ड वाइड ये बात होती है कि कोई भी चीज करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर चोरी होने की संभावना है, फ्लॉज पहले निकलना चालू हो जाते हैं। तो लोगों ने यहां पे भी फ्रॉड करने की कोशिश की, और हमने देखा ही ना भारत में सत्यम का इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसके पहले हर्षद मेहता स्कैम हुआ है। तो इतने सारे स्कैम्स हुए इंडिया के अंदर कि उसको देखते हुए हमें समझ में आया दैट देयर हैज टू बी अ बॉडी व्हिच विल एंश्योर कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, दैट बॉडी इज सेबी। तो सेबी के बारे में आपको बताऊंगा कि सेबी क्या होता है। फिर आता है व्हाट इज डिपॉजिटरी। ये एक और प्यारा कंसेप्ट है, ये इंडिया में हुआ था 1996 में। मतलब इंडिया के लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड दो सबसे इंपॉर्टेंट ईयर मैं आपको बताता हूं, तीन सबसे इंपॉर्टेंट ईयर। सबसे पहला है 1956, उसके बाद में है 1992 और उसके बाद में है 1996। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा, बट एक ओवरव्यू देता हूं। 1956 के पहले कोई भी जना अपना स्टॉक एक्सचेंज चला सकता था। आप, मैं, कोई भी जना, हमारा मन हुआ है चलो स्टॉक एक्सचेंज चालू करते हैं, कर सकते थे 1956 से पहले। उसके बाद में कुछ लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज चालू किया और गवर्नमेंट को समझ में ये तो बहुत पावरफुल हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने 1956 के बाद में मना कर दिया, ये नहीं चलेगा। तो 1956 एक बहुत बड़ा ईयर था जब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि हमारी परमिशन के बिना कोई स्टॉक एक्सचेंज चला नहीं सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट ईयर है 1992। 1956 में फिर हर एक जने को स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट करना है, वो गवर्नमेंट की परमिशन से करता था। उसके बाद में 1992 तक क्या है, अथॉरिटी में इतनी पावर नहीं थी, है ना। 1992 में सेबी को बहुत सारी पावर दी गई, कि सेबी को भरपूर पावर दी गई। ये थोड़ा सा हर्षद मेहता स्कैम से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। 1992 में सेबी को बहुत सारी पावर्स दी गई कि नाउ सेबी इज वेरी स्ट्रांग। इसके पहले सेबी बहुत ही वीक था, उसकी चलती नहीं थी इतनी। तो उसके बाद में रियलाइज हुआ कि मार्केट में बहुत स्कैम हो सकते हैं, तो सेबी को बहुत पावरफुल बनाया गया 1992 में। तो उसके बाद में मार्केट में स्कैम कम हो गए, फ्रॉड होना कम हो गए। और 1996 में क्या हुआ, ये रियलाइज हुआ कि यार ये सब जो शेयर सर्टिफिकेट है फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, उसको लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 1996 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डीमैट अकाउंट का कंसेप्ट, कि यार सुनो ना, ये शेयर्स को आप लोग फिजिकल फॉर्म में मत लो, इसको कन्वर्ट करा लो डीमैट में। तो 1956 में क्या हुआ, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया, लिखना नहीं है सब कुछ। 1992 के अंदर सेबी आया और 1996 के अंदर डीमैट अकाउंट का कंसेप्ट आया। और इसके कारण हम देखते हैं आज का स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे डेली थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की ट्रेडिंग हो जाती है, डेली हजारों करोड़ की ट्रेडिंग होती है। वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ 1956, 1992 एंड 1996। हम देखते हैं ना, जैसे कि भारत इतना डेवलप कैसे हुआ, तो हमने फ्रीडम स्ट्रगल किए, फिर एलपीजी हुआ इंडिया में, एलपीजी लिबरलाइजेशन और 1991 का जो गेम है, हाँ ऐसे मत देखो मेरे को, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, इसलिए हम आज 21वीं सदी में इतने मॉडर्न तरीके से जी रहे हैं। वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज जो आज इतना बेहतरीन है, मैं इतना बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज कि मैं क्लास में, रनिंग क्लास के अंदर आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद के बेच के दिखा पाऊंगा, इतना एक्टिव हो चुका है स्टॉक। इट इज ऑल ऑनलाइन। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज 3 मेजर ईयर्स। 1956 में गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया, 1992 में सेबी को बनाया, स्ट्रांग हुआ, फ्रॉड कम हुए, और 1996 के अंदर डीमैट के कंसेप्ट को ले आए। तो उसके कारण अब क्या है, मैं शेयर खरीदता हूं, बेचता हूं, बट मुझे उन शेयर्स का फिजिकल कस्टडी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ईयर्स है, हम मस्ती से पढ़ेंगे यार। अरे अमन, बहुत 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 आभार आपका, बहुत बहुत आभार। चलो
फिर हम लोग कुछ और ऐसी बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर जाके हम लोग ओवरव्यू पढ़ेंगे सिलेबस का कि सिलेबस में है क्या। यहां तक मैं आपके दिलो दिमाग में इतने क्वेश्चंस रेस कर लूंगा ना कि आप वैसे ही दीवाने हो जाओगे एंड यू विल हैव दैट हंगर। देखो क्या जरूरी है बेटा जी, मैं आपको कह रहा हूं ना कि ऐसा कोई बहुत भारी टीचर नहीं है मैं, लेकिन मैं ये इंश्योर करेगा कि आपके अंदर वो हंगर आ जाएगी ना, तो आपको खुद को लगेगा अरे हाँ अगला क्या है, अगला क्या है। एपिसोड में नहीं होता ये अपन जो टीवी सीरीज देखते हैं कि अपन को एपिसोड खत्म होते हैं और अगले में क्या आएगा, वो भूख डेवलप हो जानी चाहिए लेक्चर्स के अंदर, स्पेशली सिक्योरिटी। इतना इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट। और यार सर ये बताओ कि शेयर प्राइस डिटरमिन कैसे होती है, ये डेली जो शेयर प्राइस बढ़ रही है, हम सुनते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ बढ़ के इतनी हो गई, ये कैसे होती है, शेयर प्राइस गिरती कैसे। तो यू विल हैव अ क्वेश्चन एवरी डे इन योर माइंड, and when you answer those questions, you get the answer of those questions, automatically you develop an interest in securities law, and once you have that interest, there's nothing which I have to do, there's nothing which I have to do. So आज मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया है, कल बेसिक्स को मैं ऑर्गेनाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। अब मेरी आपसे क्या अपेक्षा होगी, आप इसको पेन डाउन कर लो, इसको पेन डाउन करते रहें, रुको, ये सब पेन डाउन नहीं करना है क्योंकि आई थिंक ये सब तो आपको पता ही है, ये आपको अननेसेसरी कंफ्यूज करेगा। ये आपको पता है कि कैपिटल क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के जो पैसा चाहिए होता है उसको कैपिटल कहते हैं, ये सब हमको सबको पता है। शेयर क्या होता है ये सब हमको पता है, ये हम सही टाइम पे पढ़ेंगे ही सही। अभी सिर्फ ऐसा कर लेंगे, शेयर के ऊपर एरो करके, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। आपको समझ में आ रहा है कुछ डेफिनेशन, रुको रुको रुको, अरे नहीं दीदी लिखना नहीं है अभी, रुको, है ना, सुनो सुनो सुनो। अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कुछ डेफिनेशंस ऐसी है जो हमको लगता है यार ये लिखते टाइम शायर के दिमाग में क्या ही आया होगा। आप अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, अरे पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अरे आप दीवाने हो जाओगे ऐसे डेफिनेशंस हैं वैसे डेफिनेशंस, जस्ट टेक इट इजी एंड लेट्स ट्राई एंड अब्सॉर्ब इन। तो इन्होंने कैसे किया, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसके अंदर इनकी इच्छा क्या समझना, थोड़ा डीप में जा रहे हैं। इन्होंने शेयर वर्ड 3 बार यूज किया है। पहली बार शेयर का मतलब इन्होंने किया है कंपनी का शेयर, कंपनी शेयर। दूसरी बार जब शेयर वर्ड यूज किया इनका मतलब था पोर्शन, पार्ट। और जब लास्ट टाइम शेयर कैपिटल यूज किया इसका मतलब था द टेक्निकल वर्ड जो कंपनी की बैलेंस शीट में आती है, शेयर कैपिटल, कंपनीज कैपिटल। सो नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। हाँ ये समझ रहा है, लेकिन नहीं वो ऐसा लिखेंगे तो लाइफ डिफिकल्ट नहीं होगी ना आपकी। उनको क्या करना है, बच्चों की लाइफ को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है। अगर डेफिनेशन ऐसी लिख दी होती, अ शेयर इज अ पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो आसान हो जाता। नहीं, ऐसा क्यों लिखेंगे, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो यही आपके साथ करता है लॉ मेकर, यही आप भविष्य में क्लाइंट के साथ करोगे कि क्लाइंट शेयर क्या होता है, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कुछ समझ नहीं आएगा, बोले रुक मैंने सीएस क्या मैं बताता हूं। सो दैट्स हाउ इट इवेंचुअली फंक्शंस। तो एकदम मस्ती में ये हो गया बेटा जी, है ना, बस। तो ये आपको पेन डाउन करना है। इसके अलावा किसी के दिमाग में, रुक जाओ लिखना नहीं है, किसी के एक बालक बोल रहा है हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं आपको। कैसी बातें कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे ही सुन रहे हो, इस दौरान मुझे कैसे मिस कर सकते हो। ये नमन ऐसे मत करो, शर्म आती है मेरे को। चलो इधर आओ। एक और आपके दिमाग में सवाल रहता है जनरली, बैच का फर्स्ट डे रहता है तो, कि सर हाईएस्ट कितने मार्क्स गए आज तक सिक्योरिटीज लॉ में, व्हाट इज बीन द रिजल्ट ऑफ द लास्ट अटेम्प्ट। तो आई विल बी वेरी प्राउडली सेइंग कि जो अभी जो रिजल्ट आया था कितने दिन पहले, 1 महीने पहले जो रिजल्ट आया था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 जो आई है वो अपनी बच्ची है, वो अपन से सिक्योरिटी लॉस पढ़ी हुई है, मान्या श्रीवास्तव उनका नाम है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि हाईएस्ट आज तक कितने गए, दैट इज़ 95। तो कोई लिमिट नहीं है, किसी भी चीज़ की लिमिट नहीं है। मान्या को भी मैंने एक शब्द कहा था, शी इज़ फ्रॉम भोपाल, उनको भी कहा था, और जिस बालिका की 95 आए थे उसको मैंने एक चीज़ बोली थी कि अगर मैं भी एग्जाम देता ना तो ना मैं 95 ले आता, ना मैं AR1 ले आता। तो ये जो रिजल्ट होता है ना, ये एक बहुत मोटिवेट करता है आपको, एंड एट टाइम्स अ स्टूडेंट फील्स कि हाँ मैं सही जगह पे हूँ। बस ये कंफर्ट लेवल के लिए है, बट मैं वापस रिपीट करता हूँ चीज़, इट इज़ ऑल ऑन द स्टूडेंट। what I can do is I'll be giving you the best possible resources, I'll be teaching you to the best of my efforts, और मतलब with my sweat and blood, but at the end of the day it will be all on you if you are sitting with that open mind ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि you can achieve anything and everything, ऐसा है। तो मस्ती से पढ़ो, बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओ, एंड हैव एन ओपन माइंड। कोई भी चीज़ पूछने में कतराना नहीं है, जो मन में आया पूछते रहना। वैसे तो मैं पढ़ाने की कोशिश ऐसे करता हूँ कि बेसिक्स में 0 से लेके जाऊँ, ठीक है ना, तो कभी ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट ही नहीं आता है, ठीक है, एकदम 80 से। लेकिन इन बच्चों को मैं इतना मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग पूछते रहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आया, वो भी मैंने आंसर कर दिया, तो उन बच्चों के डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, तो परेशानी होती नहीं है। बट विथ द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव, आई ऑलरेडी नो कि क्या क्या दिमाग में सवाल आएंगे, तो आई इंश्योर कि मैं उन सब चीज़ों को पहले से डिस्कस करता चलूँ, तो वैसे नहीं आएगा। एक और चीज़, एक बहुत डाउट आता है बच्चों को, ये सुनो सब लोग सुन लो अच्छे से। एक बच्चे को डाउट आता है कि सर
हमें कोई डाउट नहीं आ रहा है, तो ये कुछ परेशानी वाली बात है क्या? तो बेटा जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एज ए स्टूडेंट आई हैव बीन अ स्टूडेंट जिसने ऐसा एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दूं ना, तो मैंने कभी ऐसे डाउट्स पूछे ही नहीं है। बिकॉज कुछ लोग इस माइंडसेट से बैठते हैं कि हाँ हम वो जो बोल रहे हैं हमें सुनना है और हमें घर जाना है, तो लोड नहीं लेने का, किसी को डाउट नहीं आया तो परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। मस्ती से रहने का, आगे जाने का, ओवर एनालिसिस नहीं करने का। एनालिसिस 100% हम करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे कहाँ गलती कर जाते हैं, कुछ बच्चे क्या, अभी कैसा है, आप किसी चीज़ की शुरुआत में हो, आपको बहुत कम पता है, इसके अंदर अगर आप ओवर एनालिसिस करने लग गए तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो ओवर एनालिसिस नहीं करने का, एक लिमिट में करने का, अपने लिए समझने चलने का कि हाँ ये है और हमें भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक लास्ट चीज़, जैसे कि मेरा लेक्चर एंड करूँगा, आप बच्चे लिखेंगे, बस कभी भी ये मत समझना, मेरा भी मानना है कि आई ऑल्सो डू नॉट नो एवरीथिंग। विथ एवरी डे, विथ एवरी बैच आई लर्न समथिंग न्यू। सो नेवर एवर इन योर लाइफ ड्यूरिंग द एंटायर बैच एवर थिंक कि आपको अब सब कुछ आता है, ये मत सोचिएगा। हमेशा हैव दैट हंगर कि कुछ तो नया सीखना है, कुछ तो नया सीखना है। एंड स्पेशली सिक्योरिटीज लॉ में, एग्जीक्यूटिव में सिक्योरिटीज लॉ है, प्रोफेशनल में वापस सिक्योरिटीज लॉ आएगा विद द नेम ऑफ फंडिंग एंड लिस्टिंग, तो वहाँ पे और भी कुछ है। तो हैव दैट हंगर, डोंट बी सेटिस्फाइड कि हाँ बस ये हो गया मेरा काफी है, नहीं, हैव दैट हंगर, कीप स्टडिंग। एग्जाम में तो ऐसे निकल जाएगा। आप सोचो ना, जब पिछले बैच की बच्ची AR1 ला सकती है, तो पास होने का तो कोई डाउट ही नहीं है विद दिस मटेरियल, विद दिस कंटेंट। तो बस हैव दैट फेथ एंड बस जी जान से बढ़ते रहो, जी जान से बढ़ते रहो। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। पेन इट डाउन, पेन इट डाउन, पेन इट डाउन, पेन इट डाउन, पेन इट डाउन। और किसी के दिमाग में अगर कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय सेशन, फ्रॉम माय साइड। खूब खूब पढ़ो, खूब खूब आगे बढ़ो, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। क्या अपने नोटबुक में हेडिंग दे देना बेसिक्स, बस एक नोटबुक बनानी है सिक्योरिटीज लॉ की, उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, तो एक नोटबुक बनानी है। मोस्टली मैं हर चीज मेरे नोट्स में लिखवाता हूं, लेकिन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो है वो हम नोटबुक में करते हैं। नोटबुक में लिखना चालू कर दो, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपको नोट्स नहीं मिलते तब तक लाइट लेने का। I'll just zoom in here, तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बाकी यार वो मजा आ गया, मजा ही आ गया, ऐसा फेस टू फेस बच्चों को देख देख के। हा। ये ऑनलाइन आपको भी देख के मजा आया, ठीक है, ऐसा बुरा नहीं मानने का। ओके अमन, खूब खूब पढ़ो एंड खूब खूब आगे बढ़ो। Just pen it down and that'll be all for this session. Thank you so much for your nice patience. I'll see you people again tomorrow with the same zeal and we'll learn something new. Chalo, bye bye. और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप बालकों के दिमाग में कोई भी डाउट है तो मस्ती से पूछो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे झीडी वाले बच्चे हैं, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेने का है, मस्ती से लेक्चर देखते जाने का है। आप जो सोच भी नहीं सकते हैं वो सारे डाउट्स में लेक्चर में लेते हुए आगे बढ़ूंगा, तो डोंट वरी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। क्या बात है मैम, पेन डाउन हो गया? पहले से किया था आपने, यही। मेरे क्लास में पहले से कोई नहीं लिखेगा, ठीक है ना, जब मैं कहूंगा तब लिखेंगे। अभी ठीक है, आज चलता है। अमन आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, थैंक यू सो मच। साकिब कुछ भी बातें करते हो आप। चलो तो टाटा बाय बाय। और जो बच्चे अमेंडमेंट लेक्चर के बारे में पूछ रहे हैं ना बेटा जी, आज रात को 9 बजे लेक्चर है ना, आज रात को 9 बजे, जब तक ये जान अमेंडमेंट लेक्चर पढ़ेंगे अपन। और एक कोमल, थैंक यू पीपल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड दैट्स बी ऑल फ्रॉम माय सेशन। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अमन खूब खूब आगे बढ़ो आप। ये प्रॉब्लम होता है, मैं ऑनलाइन सेशन एंड ही नहीं कर पाता हूं।
ए गधों बाय, अब जाओ पढ़ाई लिखाई करो. Not right now, Krishank.